देते हैं कि तंत्र का मतलब क्या आता है। जैसे कि आप कंप्यूटर का बात देखे होंगे, कंप्यूटर देखे हैं तो कंप्यूटर में देखें, कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में क्या होता है कि बहुत सारा उसका पार्ट्स है कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो क्या डाइजेस्टिव होने के लिए तो बहुत सारा पार्ट होगा ना, ऐसा थोड़े कि कोई एक पार्ट से हम डाइजेस्ट करा देंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। तो कहने का मतलब है आप उस कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको माउस का जरूरत होता है, आपका कीबोर्ड का जरूरत होता है, बहुत सारा तारों का जरूरत होता है कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार हम लोग का शरीर को चलाने के लिए, दिमाग को चलाने के लिए बहुत सारा क्या होता है, तारों की आवश्यकता होता है। तो डाइजेस्ट होने के लिए भी बहुत सारा एंजाइम हो गया, जाने का एक रास्ता हो गया। आप देखिए, मान चलिए कंप्यूटर से आप पेज निकाल रहे हैं, मतलब प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो कंप्यूटर से कोई आप वहाँ पर क्या किए, पहले टाइपिंग किया तो उसके लिए कंप्यूटर चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, और कीबोर्ड हुआ, टाइपिंग हुआ, क्या डेस्कटॉप में हुआ, देखा टाइपिंग दिख रहा है, फिर उसको आपको निकालना रहेगा तो प्रिंटर में जाना होगा, तो तार के द्वारा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो बहुत सारे ही आपको आवश्यकता चाहिए। उसी प्रकार ये डाइजेस्ट होने के लिए आपको शरीर में बहुत सारा क्या होना चाहिए, आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, तंत्र होना चाहिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि डाइजेस्ट होने के लिए एक तो सही तरीका होना चाहिए, किधर से वो जाएगा, किधर से परोसेगा, किधर जाएगा। दूसरा, अगर उसको पचाने के लिए भी उसका बहुत सारा एंजाइम का जरूरत होगा, फिर वो अवशोषण कैसे होता है, किस प्रकार से होगा, बहुत सारा काम होगा तब जाके वो डाइजेस्ट होता है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर तंत्र क्या समझना है, सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारा पार्ट, ठीक है, जैसे मशीन में पड़े थे। आप ध्यान रखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम दो मतलब कहने का मतलब इसमें ध्यान रखिए कि पाचन तंत्र के बात थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये पाचन तंत्र होता है। ये पाचन का मतलब क्या समझ में आता है आप लोग को कि बहुत जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है। पाचन किसको बोलते हैं? जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब मान के चलिए जटिल पदार्थ जैसे कि हम जैसे केला खा रहे हैं, जैसे हम अंगूर खा रहे हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं रोटी खा रहे हैं, तो ये सब खा रहे हैं, तो उसको हम क्या किए कि उसको वो गोटा गोटा था उसको छोटा छोटा रूप में किए। आज जब हम क्या होता है कि वो जब पूरा डाइजेस्ट होकर खत्म हो जाता है, तो जो हम लोग का जो होता है वो पास्ता क्या है, एकदम पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, पूरा छोटा सूक्ष्म कण जैसे आपको समझ में आता होगा। आप ध्यान समझिएगा, जो पाचन होता है ये जटिल पदार्थ को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पाचन कहते हैं। आप ध्यान समझिए, पाचन जो है किस प्रकार की क्रिया है, पूछेगा किस प्रकार की क्रिया है। तो पाचन जो है ये क्या बोलते हैं इसको, फिजियोकेमिकल, यानी क्या बोलते हैं, एक तो आपको बोलेंगे फिजियो मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आप उसको आप फिजिकल से भी आप उसको काम करते हैं और केमिकल से भी उसको काम किया जाता है। कहने का मतलब होता है फिजिकल फिजियोकेमिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि दांत में चबा रहे हैं उस समय फिजिकल से काम कर रहे हैं, आज जब उसको लार में उसको टायलिन के द्वारा उसको मदद कर रहे हैं तो केमिकल से बात कर रहे हैं, तो रसायन से आप बात कर रहे हैं। तो वहां पर जो होता है वहां पर फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है, इसलिए उसका जो क्रिया का नाम दिया गया फिजियोकेमिकल, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, लेकिन यहाँ जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण डाइजेस्ट के लिए जो होता है वो केमिकल का ही काम होता है, फिजियो का नहीं। तो फिजियो केवल उसको चबा कर छोड़ देता है, उसमें ना वो कुछ आपको एंजाइम छोड़ता है ना कुछ छोड़ता है, कुछ नहीं छोड़ता है, सिर्फ और सिर्फ क्या छोड़ता है वहां पर, केवल उसको चबा के छोड़ देता है। किसको? जो भी भोजन हम खाते हैं उसको, समझा गया ना। तो फिजिकल का भी काम होता है केमिकल का भी, इसीलिए उसको किस के नाम से फिजियोकेमिकल। आप ध्यान समझिएगा, इसको फिजियोकेमिकल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बोलेंगे कि हम इस भोजन को हम लोग जब भोजन को खाते हैं तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्यों इसको डाइजेस्ट करते हैं? ऐसा तो कर सकते थे कि खाते थे फिर उसको निकल देते थे, फिर उसको बाहर निकाल देते, ठीक है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते? हमको भोजन से हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हमको उसको छोटे से छोटे में डाइजेस्ट करना होगा, वहां से जो भी उसका जो वहां से जो भी भोजन होगा, जो भी उसका जो एनर्जी होगा वो हमको शरीर में लाना होगा। तो ऊर्जा कहाँ से होता है? जब हम भोजन करते हैं तभी तो ऊर्जा प्राप्त होता है। तो उस भोजन से हमको ऊर्जा प्राप्त करना होता है, इसलिए हम इसको डाइजेस्ट करते हैं। और यदि उस भोजन से हमको एनर्जी नहीं प्राप्त करता तो हम क्या करते हैं, गोटा खा लेते हैं, फिर गोटा ही निकाल देते हैं। तो क्या होता है कि हमको मतलब भोजन करने का एक ही मकसद, हमको शरीर में क्या चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो भोजन हम लोग इसलिए करते हैं, ना कि हम खाएंगे और ऐसे निकाल देंगे, समझा ना। तो भोजन लोग इसलिए करते, समझ में आ गया होगा, इसलिए करते हैं कि हमको ऊर्जा लाने के लिए। और ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा? जब वो डाइजेस्ट होगा। जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वहां से तो वहां का जो उस फल का जो एनर्जी, तो वो एनर्जी मेरा शरीर में कैसे प्रवेश करेगा? वो गोटा खाएगा, गोटा ही निकाल देंगे, तो वहां का जो उसका ताकत है वो ताकत मेरा शरीर में नहीं प्रवेश कर पाएगा। और जब शरीर में प्रवेश नहीं, जब आप विटामिन खाते हैं तो विटामिन बड़ी आंत के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है और विटामिन शरीर में लगता है।
लगता ही नहीं लगता है। यदि वो चीज मान के चले विटामिन हम खाते हैं, विटामिन जैसे खा के वैसे निकाल देते हैं, तो क्या विटामिन हमारा शरीर में लगता नहीं लगता। तो शरीर में उसको अवशोषित किया जाता है बड़ी आंत के द्वारा, और वो बड़ी आंत पूरा शरीर को कन्वर्ट करा जाता है, और उस कन्वर्ट की वजह से हम लोग शरीर में तंदुरुस्त हम लोग को महसूस होता है कि हमको बोलता है कि ताकत आ गई। बुखार आने से बोलता है आदमी कमजोर लगता है, उसमें विटामिन देता है डॉक्टर, और विटामिन देता है, बोलता है कि तुम इसमें ताकत मिले। ताकत कैसे आता है? यदि विटामिन यदि वहाँ पर शरीर में नहीं आता तो क्या उसमें ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है? नहीं मिलता। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? वहाँ शरीर में पार्ट्स चाहिए ना, उसको अवशोषित करने के लिए, उसको वहाँ से एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए। तो आप समझिएगा कि पाचन क्यों जरूरी है। तो शरीर में एक तो खाना जो खाइएगा वो डाइजेस्ट होना जरूरी है, और डाइजेस्ट से हमको क्या मिलेगा? मेरा एनर्जी प्राप्त होगा। समझा क्या होगा? आप ध्यान समझिए, लिखने का जरूरत नहीं है ना, आप ध्यान समझिएगा। अब पाचन दो तरीका से होता है। पाचन कितना तरीका से होता है? तो एक ही तरीका से होता है, लेकिन कहने के मतलब दो अंग से होता है। अब दो अंग क्या होता है ध्यान समझिएगा। वो चीज हम खाएंगे तो वो चीज मेरा मान के चलिए उस हम खा रहे हैं, मुंह में खा रहे हैं, उसके लिए एक रास्ता भी तो होना चाहिए। नहीं तो खाएंगे और मुंह में क्या डाइजेस्ट होगा? ऐसा संभव है क्या? नहीं होगा। तो पूरा डाइजेस्ट कहाँ होता है? तो छोटी आंत में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन छोटी आंत तक जाने के लिए तो रास्ता होगा। और जहाँ जिस रास्ता में जाएगा उसको रास्ता में उसको डाइजेस्ट होने के लिए एंजाइम छोड़ा जाएगा, ग्रंथि, समझेगा ना? बिना एंजाइम को तो डाइजेस्ट होगा नहीं। तो आप समझिएगा, मान के चलिए कि जो डाइजेस्ट जो होता है मुख्यतः दो, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब दो तरीका से होता है। मतलब एक ही तरीका से होता है, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं हम? दो कंडीशन में होता है। जैसे हम आज समझ सकते हैं, क्या समझिएगा कि मान के चलिए कि आप डाइजेस्ट करने के लिए, अच्छा लिखा हुआ है ना, डाइजेस्ट के लिए मान के चलिए एक होता है एलिमेंट्री ग्लैंड और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री ग्लैंड मतलब कहने का मतलब होता है, एक होता है आहार नाल होता है, और एक होता है क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब क्या? पाचन ग्रंथि। क्या होता है? पाचन ग्रंथि। दो चीज का जरूरी होना है डाइजेस्ट होने के लिए, ठीक है। तो जो आहार नाल होता है, वो आहार नाल हम लोग किसको बोलते हैं? पहले ये समझिए, आहार नाल किसको बोलते हैं? क्या हम लोग यहाँ से यहाँ प्रवेश किए जो नल है, जो वही आहार नाल हुआ क्या? नहीं, वो आहार नाल किसको बोलते हैं? जहाँ से मुंह से जहाँ स्टार्ट हुआ, जहाँ खत्म होगा, उसको हम लोग आहार नाल बोलते हैं। जैसे मुंह में घुसा है, ग्रास नली से गया, ग्रास नली होते हुए आमाशय में गया, आमाशय में होते हुए छोटी आंत में गया, छोटी आंत में होते हुए बड़ी आंत में गया, और बड़ी आंत में होके बाहर जो गुर्दा के द्वारा बाहर निकलते हैं, जितना दूर तक होता है वो क्या होता है? वो आहार नाल होता है। तो अगर हम बोलेंगे आहार नाल की जो लंबाई होता है वो कितना होता है? अगर हम बोलेंगे फीट का बात करेंगे, सॉरी मीटर का बात करेंगे, तो लगभग 9 मीटर होता है और आहार नाल की लंबाई 9 मीटर। और बोलेंगे फीट में बात करेंगे तो लगभग 32 फीट होती है, ठीक है। आहार नाल की लंबाई फीट में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 32 फीट, और अगर हम बात करेंगे उसका मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है लगभग 9 मीटर के बराबर। कितना होता है? 9 मीटर के बराबर। अगर हम बात करेंगे ग्रास नली का बात करेंगे तो ग्रास नली सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर की होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। बाकी जितना भी लंबा होता है आहार नाल का वो सारा कितना होता है? तो 9 मीटर लगभग पूरा शरीर में। तो आहार नाल, ठीक है। अब आहार नाल के लिए आपको क्या क्या आवश्यक है? देखिए सबसे पहले तो आपका मुख गुहा होना चाहिए। एलिमेंट्री ग्लैंड मतलब आहार नाल है ना, जैसे उसमें क्या होना चाहिए? लिख दे रहे हैं एलिमेंट्री ग्लैंड। आप देखिए यहाँ पर, देखिए इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। आप देखिए इसमें सबसे पहले तो जब भी खाना खाइएगा सबसे पहले मुंह में जाएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा? खाइएगा तो सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? ठीक है, पाचन का स्तर कहाँ से होता है? मुंह से ही होता है, याद रखिएगा। तो ग्रास नली 25 सेंटीमीटर बोले। हाँ अभी लिखाएंगे, टेंशन मत लो, मतलब हम लोग मुंह में भी बोल रहे हैं। अब ध्यान समझिए, जो एलिमेंट्री ग्लैंड होता है सबसे पहले उसमें क्या आना चाहिए? मुंह खाना चाहिए, क्योंकि जो भी भोजन खाइएगा मुंह में खाइएगा। आप मुंह में खाइएगा उस पर कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रास नली और ग्रसन दो चीज होता है, ध्यान समझिएगा। ग्रसनी होता है शोषण तंत्र के लिए, शोषण के लिए मतलब सांस के लिए, और जो ग्रास नली होता है वो भोजन के लिए होता है। यह आपको जब शोषण तंत्र पढ़ाते उसमें बता देते हैं कि शोषण तंत्र में ग्रसनी होता है, जो ग्रास नली है वही ग्रसनी होता है। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग पाइप है, एक ही दो पाइप है, बस उसमें दो को कंडीशन है। एक जब हवा जाएगा उसके लिए ग्रसनी होगा, और जब खाना जाएगा तो उस समय ग्रास नली होगा। आप ध्यान समझिएगा, सबसे पहले जो होता है वो क्या होगा? मुख होगा, मुंह होगा। आहार नाल का पहला स्टेप क्या होगा? मुख। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? ग्रास नली हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? ग्रास नली हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तो आपका क्या हो जाएगा? आमाशय होगा। आमाशय कैसे लिखा होगा तो बोलिएगा ना। आमाशय हो गया। आमाशय में तो क्या बोलते हैं? स्टोमक है ना। आमाशय उसके बाद क्या बोला जाता है? उसके बाद क्या आता है? आमाशय के बाद छोटी आंत क्या जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? बड़ी आंत हो जाएगा।
उसके बाद क्या आ जाएगा, छोटी आंत बड़ी आंत ना, छोटी आंत, और उसके बाद क्या जाएगा, गुद्दा, क्या जाएगा, गुद्दा। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये पूरा आहार नाल का है, एलिमेंट्री गलैंड का ये पूरा सिस्टम। मतलब इस तरीके मतलब इस साइड से होकर क्या जाएगा, पूरा जो खाना जो होता है वो डाइजेस्ट होते 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 बाहर में, तो कहाँ पर खत्म होता है, गुद्दा में। सर बृहदंड वही सबको बोलते हैं, छोटी आंत है तो उसको कोई बोलते हैं। क्या चीज, छोटा बड़ी आंत उसी को बोलते हैं सर, बृहदंड उसी को क्या क्या जिसको कोलन बोलते हैं। हाँ, तो किसमें क्या है, बृहदंड कहाँ देख रहा है तुम, मोबाइल में सर फिगर भी है यहाँ पे। अभी पहले इसको समझो फिर उसको समझना। तो उसको भी दिख रहा है। नहीं ये तो क्यों होता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना कि हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर तुम हम पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए पहले समझ लो। जहाँ क्वेश्चन में डाउट रहेगा बाद में पूछ लेना, हमको नहीं बोलेंगे मत पूछो, पूछो लेकिन एक बार हमको समझाने दो पहले, ठीक है। पहले इसको समझ लो, फिर उसके बाद तुम हमको पूछना कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, ये क्षुद्रा होता है कि छिद्रान होता है, वो समझा देंगे, है ना। चलिए, तो एलिमेंट्री ग्लैंड है ना, एलिमेंट्री ग्लैंड मतलब क्या, आहार नाल। अब आहार नाल का जो सिस्टम समझ आएगा, मुख को आएगा सबसे पहले, उसके बाद ग्रास नाली होगा, उसके बाद आमाशय होगा, छोटी आंत होगा, बड़ी आंत होगा, फिर गुद्दा, फिर खत्म हो जाएगा। इसका जो लंबाई होगा टोटल जो आहार नाल का लंबाई होगा 32 फीट, या फिर मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग 9 मीटर होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब होता है और एक होता है आपको पाचन ग्रंथि, भी बोला ना, क्या होता है, पाचन ग्रंथि। अब पाचन ग्रंथि में क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब ध्यान इधर ध्यान से पढ़ो, बाद में फिर पूछने से हम नहीं समझ पाएंगे, ध्यान समझो। डाइजेस्टिव ग्लैंड, आप ध्यान से देखिए, पाचन ग्रंथि। आप इसमें देखिए, इसमें ग्रंथि करने का मतलब होता है जैसे मुख में घुसाएगा, तो उसको मुख हो गया, वो तो आहार नल का जो एरिया है, मतलब क्या बोलते हैं, जिधर से वो घुसेगा वो मुख हो गया। अब मुख में तो वो ग्रंथि निकलती है, निकलती है, निकलती, लार ग्रंथि निकलती है, यस सर। अब लार में बहुत सारा एंजाइम निकलता है, डाइलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, बहुत सारा निकलता है कि नहीं है। तो वो एंजाइम के अंदर आ गया, तो एंजाइम को नहीं, हमको ग्लैंड जानना है, तो उस ग्रंथि से क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका लार ग्रंथि। क्या होगा आपका, मुख में जैसे घुसेगा, क्या मिलेगा, जैसे दांत में चबाएं, चबाने के बाद वो होगा, उसको गीला करने के लार की आवश्यकता होती है। अब लार होगा वहाँ पर, लार में उसको क्या होगा, गीला कर देगा, फिर गीला करने के बाद क्या होगा कि उसको स्टार्च में कन्वर्ट करेगा, उसके लिए आपको टायलिन उलिन की जरूरत होता है, टायलिन की जरूरत होता है, ठीक है। अब देखिए, शरीर में जो पाचन होता है ना, मात्र 3 ही चीज का मतलब डाइजेस्ट होता है, बाकी का अवशोषण होता है। बोले 3 ही चीज का किसका किसका डाइजेस्ट होता है, एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा होता है प्रोटीन, और दूसरा क्या होता है, वसा, फैट का। इसका ही डाइजेस्ट होता है, बाकी का, बाकी जितने भी है सबका अवशोषण होता है। क्या उसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ये होता है ना। तो यहाँ पर समझेगा, तो पहला जो हो गया वो क्या हो गया, लार ग्रंथि। क्या हो गया, लार ग्रंथि। दूसरा जो हो जाएगा वो होगा जठर ग्रंथि। क्या हो जाएगा, जठर ग्रंथि, या फिर जठर रस होता है ना, जठर रस। तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रंथि, लिखिए ग्रंथि। अब तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लार ग्रंथि मुंह के लिए, जठर ग्रंथि आमाशय के लिए। अब जो आसपास क्या है, छोटी आंत आएगा, छोटी आंत आएगा ना, तो छोटी आंत के लिए क्या चाहिए, तो छोटी आंत के लिए, छोटी आंत में जो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो ग्रंथि निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो मैं बताएंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो बता देंगे। लीवर से निकलता है, कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है, जो उसको क्षार में बना देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर। यहाँ से क्या निकलता है, पित्त निकलता है। क्या निकलता है, पित्त निकलता है। और यही पित्त कहाँ पर ये होता है, रहता है स्टॉक, तो पित्ताशय में रहता है, पित्ताशय में रहता है। ये सब हो जाएगा, तो यहाँ से ग्रंथि मिल जाएगा। ये ना, ये ग्रंथि नहीं है, ये जो लीवर में जो पित्त निकलता है ये कोई ग्रंथि नहीं है, लेकिन डाइजेस्ट होने में इसको मदद करता है। जिसको या कोई भी भोजन खाते हैं उसको, समझेगा ना। नहीं तो ये कोई ग्रंथि नहीं है, जठर ग्रंथि है ना, उस प्रकार की ये कोई ग्रंथि नहीं है ना, ये कोई ग्रंथि नहीं है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ क्या होता है, जो डाइजेस्ट करने में मदद करता है, कौन, पित्त। आगे देखिए, आगे आता है आपका अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय। अगला क्या आता है अग्नाशय के बाद, तो होता है आंत्र। क्या होता है उसका, आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि का तो समझा देते हैं क्या होता है। आंत्र ग्रंथि मतलब होता है कि छोटी आंत में आएगा, फिर बड़ी आंत में होगा, उसमें भी तो डाइजेस्ट होने का कोई तो एंजाइम होगा ना। ऐसा थोड़ा होता है, हम तो बोल रहे हैं कि टोटल जो डाइजेस्ट होता है कहाँ खत्म होता है, छोटी आंत में।
तो छोटी आंत में जब टोटल होगा तो छोटी आंत के लिए जो होगा वो आंतरिक ग्रंथि के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें एंजाइम निकलेगा सारा, इसमें क्या निकलेगा, एंजाइम। तो इसमें एंजाइम निकलेगा और इधर से रास्ता से होकर जाएगा, इस रास्ता से होकर जाएगा, इस रास्ता से होते होते जाएगा, यहाँ पर ये ग्रंथि सब निकलते जाएगा ताकि वो डाइजेस्ट होने पे मदद करे, ठीक है। तो ये आपका रास्ता हो गया। तो देखिए ये आपको देखिए डाइजेस्ट होने के लिए आपको एक तो ये चाहिए, एलिमेंट्री ग्लैंड चाहिए और क्या चाहिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड चाहिए, तब जाके वो डाइजेस्ट होता है पूरी तरह से, ठीक है। नहीं तो ये डाइजेस्ट नहीं होता है, नहीं तो आधा अधूरा रहेगा। यदि हम आगे चलिए कि मान चलिए कि वहाँ पर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो जैसे खा रहे हो वैसे आप बाहर निकाल रहे हैं, होता है कि नहीं होता है। डाइजेस्ट होने का भी एक महत्वपूर्ण अंग है ये सब यदि नहीं होगा तो डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगा ना। और डाइजेस्ट नहीं होगा तो धुआं ढके रहेगा, का ढके रहेगा, बोलेगा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो नहीं होता है। तो ये सब आपका होना जरूरी है। आप ध्यान रखिए, आप लोग आगे बढ़ना। अमाशय में जो होता है, अमाशय में अभी पढ़ेंगे, अमाशय का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। हम इससे पहले भी क्लास ले चुके हैं, आप लोग को याद रख लीजिएगा। उत्सर्जन तंत्र का हम पहले बार किए हैं, तो शुरू में अगर किसी को यदि याद होगा तो, अगर नहीं होगा तो हम नहीं बोल पाएंगे, पर हम शुरू में एक बार किए, हमको जहाँ तक याद है। और जो भी हो नहीं है तो समझिएगा। अब देखिए जठर ग्रंथि का समझ आएगा ना, अमाशय से होता है ना। अमाशय का जो तीसरा पार्ट होता है ना, मतलब 3 का भाग होता है अमाशय का। एक होता है आपका इसको होता है कार्डियक बोला जाता है, जिसमें कार्डियोलॉजी, जिसमें हृदय का हृदय के तरफ होता है अमाशय जो, इसीलिए ऊपर वाला भाग को बोलते हैं कार्डिक। और उसके बाद होता है फंडिक, दूसरा भाग को बोलते हैं पेलियोरिक। यानी टोटल जो होता है अमाशय को 3 भाग में बांटा हुआ है। और जो कार्डिक होता है उसमें एसियल पाया जाता है, और जो फंडिक होता है उसमें रुचि पाया जाता है, कांटानुमा संरचना पाया जाता है। और जो पेलियोरिक होता है उसमें जो होता है वो जठर ग्रंथि निकलता है। तो टोटल अमाशय का 3 भाग जब पढ़ेंगे तो आपको समझा दें, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, मिटाएंगे इसको। अच्छा, हम तो फिगर नहीं बनाए हैं, अब बिना फिगर है हम इतना लिखा दे रहे हैं, एक तो फिगर बना दे रहे हैं साइड में, फिर आपको समझ आएगा। मिटाएंगे इसको ना। क्या करना आज में जोर है ना, कॉपी कर दिया नहीं था तो एक नंबर मैं देखिए पीने वाला पानी सब ठीक है, ये तो वही पानी पानी उसका बोल सब करते हैं। हम बना के लाए चीटिंग नहीं करेगा। कौवा का बिरयानी खाया है। क्लास अपलोड करना है। रबड़ कहाँ देगा बस रबड़ रखते हैं। यस सर, बोलिए सर। देखिए, हाँ सर, ना समझेगा। देखिए, मान लीजिए हमको हुआ होगा, बनाना नहीं है नहीं तुम लोग के पास, देखो तुम लोग अपना बना लेना घर में, Yes, जाने के लिए हमने बनाया। हाँ सर, ये मुंह हुआ हुआ, मुंह से घुसेगा, ये ग्रास नली होगा, ग्रास नली के बाद ये जो भाग होगा ये क्या हो जाएगा, अमाशय होगा। अमाशय इमेजिन करना, देखना थोड़ी है। ये अमाशय होगा। अमाशय से होते हुए देखिए यहाँ पर छोटी आंत में प्रवेश करेगा, छोटी आंत में प्रवेश करके देखिए कि इसमें घूम घूम के आएगा, बड़ी आंत में जाएगा, और यहाँ बड़ी आंत में हम जाके इस तरह से घूम के आएगा, बड़ी आंत में घूम के यहाँ पर आएगा, फिर इधर से घूम के आके यहाँ पर आकर दूसरा से होकर बाहर निकल जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर जा रहा है, इसको बोला जाता है सिक्कम बोला जाता है ना, है ना। और इसको जो बोला अपेंडिक्स, जिसमें जो होता है ना, ये अपेंडिक्स किससे जरूरी होता है,
जैसे जानवर होता है ना, जानवर उसके लिए अपेंडिक्स तो बड़ा होता है, और जो जानवर नहीं है, हम लोग भी एक बार जानवर ही थे पहले ना, उसमें हम लोग के पास अपेंडिक्स था। ये किस लिए होता है? क्योंकि जो भी हम लोग जैसे कि घास पत्ता फूल जैसे खाते हैं, जैसे साग सब्जी खाते हैं, तो उसको जो पचाने का जो काम होता है ना, वो अपेंडिक्स का काम होता है। ठीक है, जैसे हम पत्ता तो खाते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते अपेंडिक्स का बीमारी हुआ, बोलते नहीं बोलते ऑपरेशन करना जरूरी है। इसको काट लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको इसका कोई जरूरत नहीं होता है उतना जितना कि जानवर का होता है। जानवर लोग अधिक घास खाता है, तो उन लोगों को जो पचाने के लिए, उन लोगों को जो डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का होना जरूरी होता है। आप ध्यान समझिएगा। अरे जानवर देखेगा अधिकतर ना मुंह में वो लोग डाइजेस्ट करता है, नहीं समझिएगा। अधिकतर जानवर होता है मुंह में डाइजेस्ट करता है, घास खाता है तो लोग पहले रखता है, फिर उसको निकालता है, फिर उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है ना। तो मुंह में पकड़ाते रहता है, जुगाड़ करते रहता है, तो मुंह में आधा से अधिक डाइजेस्ट हो जाता है मुंह में। मतलब उन लोगों का 100% डाइजेस्ट होने का है, तो उसमें से 75% डाइजेस्ट होता है वो लोग मुंह में करता है, और हम लोग का मात्र 10 से 15% डाइजेस्ट मुंह में होता है। सब खाना सबको नहीं डाइजेस्ट होता है, ठीक है। हाँ डायजेस्ट लगता है। अब देखिए एनर्जी कैसे, देखिए आप समझिएगा, एक बात समझिएगा, आप बहुत अधिक खाना खा लेते हैं, मान के चलिए बहुत अधिक खाना खा लेते हैं, जिस दिन तो पूरा ढांचा से ठग जाता है ना, गर्दन तक है ना, आप वो समझिएगा पूरा नींद आने लगता है। क्यों नींद आने लगता है? क्योंकि उसको डाइजेस्ट कराने के लिए शरीर का जितना भी जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी पूरा एनर्जी डाइजेस्ट में लगा देते हैं हम लोग। तब आग वो सब बंद हो जाता है, आग वाला जो एनर्जी होता है वो भी आपका बुगुड़ बुगुड़ होता है, हो जाता है, क्योंकि यहाँ का एनर्जी सारा डाइजेस्ट में लगा हुआ रहता है ना। हाथ का जो एनर्जी होता है हाथ पर चलेगा नहीं, हाथ पर चलेगा नहीं, मतलब यहाँ का जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी भी कहाँ चला जा रहा है? डाइजेस्ट करने में जा रहा है। इधर कुछ काम और जितना अधिक खाइएगा ना, उतना अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जितना अधिक खाइएगा, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना सब जरूरी है। अब डाइजेस्ट जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि नहीं करेगा ना, तो फिर धुआं ढेकर उठेगा, सुनेगा ना, धुआं ढेकरेगा, बोलेगा हाथ में नहीं हो रहा, हाथ में नहीं होगा, सुनेगा ना। अब ध्यान समझिएगा, तो ये आपको समझिए। आप देखिए सबसे पहले मुंह में जब घुसेगा, ध्यान समझिएगा, तो मुंह में जैसे घुसेगा, ध्यान समझिएगा, मुंह को हम लोग 3 नाम से समझते हैं। क्या क्या नाम है किसी को पता? तो कौन था सर? मुंह। एक तो माउथ के नाम से जानते हैं हम लोग, ओरल मतलब माउथ कैविटी, उसका पूरा नाम होता है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी कहने का मतलब होता है मुख गुहा। गुहा मतलब क्या होता है? गड्ढा, खाली जगह। कैविटी मतलब खाली जगह, है ना? कैविटी। हाँ, मुख गुहा। हाँ। तो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए वो हमें सारा पार्ट का बॉडी से एनर्जी भी लेता है। तो फिर देता कब है होने से? जब डाइजेस्ट पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद डाइजेस्ट खत्म हो जाएगा, जब उसका जो एनर्जी जब उसको कर लेगा छोटी आंत बड़ी आंत के द्वारा, तो उसमें फिर से एनर्जी आ जाता है शरीर में, और जब फिर से एनर्जी आ जाता है तो फिर ताकत मिल जाता है, फिर ताकत मिलता है तो हम घूमने फिरने लगते हैं। तो हम लोग को पता है जितना एनर्जी रहता है वो सारा एनर्जी ले लेता है खाने का समय, मतलब खाने ज्यादा अधिक खाते हैं उस समय, सुनिए, जब अधिक खाते हैं उस समय क्या, जब कम खाते हैं तो उसका एसिड उसका काम कर लेता है, जब यहाँ आमा सही उसका डाइजेस्ट कर देता है। जब अधिक खाता है, जब गर्दन ठेका उड़ाता है, तो उसका शरीर को पूरा एनर्जी देता है उसको धकेलने के लिए। नॉर्मल खाने से नॉर्मल खाने थोड़ा ना पूरा एनर्जी लेगा, तो सिंपल खा लीजिए, 2 रोटी खाइए ना, पूरा दिन भर रात भर नहीं सोइएगा, शाम को रात को खाइए 2 रोटी, आप लोग रात भर सोएंगे ना, सोए नहीं पाइएगा, क्यों? भूख के कारण, तो तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। छोटी आंत तक ही रहता है। हाँ, छोटी आंत में, बड़ी आंत में केवल अवशोषण होता है, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, जल का अवशोषण हो गया, ये सब बड़ी आंत में होता है। और जब वो सब अवशोषण करना बंद कर देता है ना, तब डायरिया हो जाता है ना। छोटी आंत में भी डाइजेस्ट होता है, जब हम पढ़ेंगे ना, जब यहाँ पर छोटी आंत को 3 भाग में बटा हुआ होता है। एक होता है डिओडेनम होता है, एक जेजुनम होता है और एक इलियम होता है। तो 3 जगह बटा होता है छोटी आंत को। डिओडेनम और जेजुनम में उस किसी प्रकार कोई काम नहीं होता है, ना कोई अवशोषण करता है, ना कोई डाइजेस्ट करता है। इलियम में केवल वहाँ पर जाकर डाइजेस्ट होता है, जो एक इरेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, वहाँ से आपका डाइजेस्ट होता है। तो जब पढ़ेंगे ना, पहले आप समझिए डायरेक्ट एक सीधे बात। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मुंह है ना, तो मुंह को हम लोग जैसे माउथ के नाम से भी जानते हैं, माउथ कैविटी बोला जाता है, ओरल कैविटी बोला जाता है, ठीक है? क्या बोला जाता है? माउथ कैविटी, MOUT, माउथ कैविटी हो गया। दूसरा आप बोलते हैं ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, और एक बोलते हैं हम लोग वोकल कैविटी। हाँ सर, ये नाम सुनिए सर, कैविटी, डबल सी है, वोकल कैविटी। वोकल कैविटी मुंह का 3 नाम से। तीन देखिए, माउथ हो गया, ओरल हो गया, वोकल, और सबका माउथ कैविटी बोलेंगे, ओरल कैविटी बोलेंगे और वोकल कैविटी, ठीक है? ये ध्यान रखिए, कब कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बोलना मुश्किल है, ठीक है?
तो यहाँ पर देखिए तो इसको मुख गुहा के नाम से जाना जाता है। इसको क्या हिंदी में बोलेंगे? मुख गुहा। क्या बोलेंगे हिंदी में? मुख गुहा। आप ध्यान समझिएगा, मुख गुहा में टोटल 3 जोड़ी लाल ग्रंथि निकलती है। कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि निकलती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि निकलती है। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, मुख गुहा के अंदर मुख गुहा में टोटल कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि निकलती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि निकलती है। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि निकलती है। बातें ध्यान समझिएगा। कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि निकलती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि निकलती है। उसमें से पहला जो होता है वो होता है आपका पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि और शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा मतलब लार में से तो वो होगा पैरोटिड ग्रंथि। अब यही पैरोटिड ग्रंथि जो होता है सांप के लिए जहर बनाते हैं और हम लोग के लिए डाइजेस्ट होता है। ना समझेगा, मतलब सांप में जो यही ग्रंथि होता है ना उन लोग के लिए जो जहर हो गया अधिक मात्रा में निकलता है। मान कौन सा पैरोटिड ग्रंथि और इसको चुभ गया ना आपका जो जीव आपको चुभा देता है इसमें कौन सा ग्रंथि निकलता है? तो पैरोटिड ग्रंथि। सांप के लिए जो होता है जो हम लोग का जो लार निकलता है वहाँ उन लोग का भी लार ही होता है, तो उसका जो नाम होता है वो क्या होता है? पैरोटिड ग्रंथि होता है। याद रखिएगा, सांप के लिए जो जहर है, जहर का काम करता है कौन? पैरोटिड ग्रंथि। और हम लोग के लिए डाइजेस्ट का काम करता है। ओरल कैविटी, ठीक है, हम लोग अभी इसमें जहर होता है। हाँ सर। आप देखिएगा सांप को चबाइएगा ना तो सांप मर जाएगा। हाँ आपको सर। किस नहीं लगता है? सांप काटा उसके ऊपर चबाइए तो हम लोग का जो पैरोटिड ग्रंथि है ना उसके पास चला जाता है। तो वो भी मर ठीक है, तो उन लोग का जो जहर का काम होता है पैरोटिड ग्रंथि करता है। ठीक है, आप समझिए। दूसरा जो होता है वो दूसरा होता है आपका सबलिंगुअल ग्रंथि। और एक होता है आपका तीसरा होता है वो होता है आपका सबमेंडिबुलर ये 3 को ग्रंथि होता है। पैरोटिड ग्रंथि हो गया, सबलिंगुअल ग्रंथि हो गया, सबमेंडिबुलर ग्रंथि। ये तीनों लार ग्रंथि से निकलते हैं। आप यहाँ पर समझिएगा। सर वो क्या लिखे सर? सबलिंगुअल। हाँ, और सबलिंगुअल नीचे वाला सर? सबमेंडिबुलर। हाँ, 3 जोड़ ग्रंथि। आप ध्यान समझिएगा, यही लार जो होता है 3 को जो लार होता है ना, यही लार ग्रंथि को यदि आप इकट्ठा कीजिएगा ना तो पूरा दिन में आप 1 से 1.5 लीटर आप लार निकाल सकते हैं। हम लोग का बनता है एक दिन में कितना लार बनता है? 1.5 लीटर लगभग 1 से 1.5 लीटर। वही आप समझिएगा। यदि आप देखिए कोई भी चीज को डाइजेस्ट होने के लिए वो सही तरीका से उसका एंजाइम होना चाहिए। हाँ सर। अब मान के चलिए एंजाइम को आप बाहर निकाल दीजिएगा, एक बार सब तो खा लीजिएगा तो एंजाइम को छोड़ दीजिएगा तो डाइजेस्ट होगा? नहीं सर। पेट खराब हो जाएगा, है ना? अब पेट खराब होगा तो क्या बीमारी होगा? बोलेगा डॉक्टर बोलेगा दवा से काम नहीं कर रहा है, दवा से काम नहीं कर रहा है, दवा से काम नहीं कर रहा बोले, है कि नहीं? दवाई खाते हैं। देखिए आप देखिए जितना खाइएगा उसका हिसाब से वहाँ पर क्या होता है? डाइजेस्ट होने के लिए वहाँ पर उतना एंजाइम छोड़ा जाता है। अब मान के चलिए अब वो कैसे पता चलेगा एंजाइम? अभी जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और अब देखिए तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि निकलता है क्या होता है? पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमेंडिबुलर ग्रंथि। पहले ही पैरोटिड ग्रंथि जो होता है सांप के लिए जहर होता है। क्या होता है? जहर का काम करता है। अब देखिए इसमें प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर जो होता है पर डे क्या निकलता है आपका? लार निकलता है। ठीक है, पर डे लीटर है ना, इतना लीटर पर डे क्या निकलता है? लार निकलता है। आप देखिए इसी में ध्यान समझिएगा, इसी में लार में ध्यान समझिएगा। लार ग्रंथि मुंह में, देखिए मुंह में तो लार ग्रंथि ये निकलता है। अब ध्यान समझिएगा, ये तो लार ग्रंथि हो गया। अब देखिए लार ग्रंथि में टायरिन में सब तो निकलता है ना। आप समझिएगा कि कोई भी खाना जब हम खाएंगे, ध्यान समझिएगा, कोई भी जो खाना खाएंगे वो खाना मुंह में सबसे पहले दांत के द्वारा चबाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर वो यदि कार्बोहाइड्रेट है तो टायरिन के द्वारा काम करेगा। यदि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर वो उसको नहीं डाइजेस्ट कर सकता। ठीक है, तो वो भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं करता, आखिर लास्ट तरफ जाते रहता है ना। और सबसे लास्ट में वो जब अग्नाशय से वहां से निकलता है फिर वहां से आपका काम बनता है। तो यहाँ पर समझिएगा कि अगर टायलिन का जो काम होगा वो केवल स्टार्च मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब कार्बोहाइड्रेट को केवल उसमें काम करता है, डाइजेस्ट करता है। अब ध्यान समझिएगा कि यहाँ से एक एंजाइम निकलता है, इसका नाम होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम निकलता है लाइसोजाइम मुख से ना, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में से ही एक एंजाइम निकलता है, इसका नाम होता है लाइसोजाइम। और इसका जो काम होता है क्या हुआ? मुख से निकलता है। बातें नहीं, देखो कोई भी चीज समझने के लिए तुम लोग ध्यान से पढ़ो। ये हुटूर फुटूर करेगा तो निकल जाओ से। हमेशा जैसे भूख रहे कुत्ते से तुम लोग यदि मजाक से लेगा तो तुम लोग जा सकता है। हमको जरूरी नहीं है कि तुम जैसे पढ़ाएं, किसी को जबरदस्ती नहीं है, जिसको मन नहीं लग रहा वो निकल सकता है। अब ध्यान से
पहला जो होता है वो क्या होता है लाइसोजाइम। इसका काम क्या होता है ध्यान समझिएगा कि कोई भी भोजन जो खाते हैं, जैसे मान के चलिए कोई भोजन खाते हैं, जैसे हम चना खाएं, गुड़ खाएं, मीठा खाएं, आप समझिएगा एक बात समझिएगा, जो मीठा का जो लड्डू बनाता है वो हाथ धो के बनाता है। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि भूल चूक में हाथ ही नहीं धोया, होता है, हो सकता ही नहीं होता है। जानबूझ के भी बनाते हैं। इसका खांसी हो गया, थोड़ा सा छींका, मुंह से कुछ गंदा उंदा निकला, कब निकला, ऐसा करता है, ऐसे करता है, कौन जाने हाथ में ऐसा ही कर देता है, कुछ भी होता ही नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं बोल रहे कि ऐसा होता है, तो कोई हाथ धो के करता है, काम करता है, लेकिन भूल चूक में हम मानते हैं कि किसी तरह से हो गया, तो जो उसमें जीवाणु जो होता है उसको जो नष्ट करने का जो काम करता है वो करता है लाइसोजाइम एंजाइम। यानी जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते जो भी खाना देते हैं बोले हाथ धो, ऐसे ही खा लेता है, पता नहीं होता है। तो जब हाथ में गंदा रहेगा तो जीवाणु तो होगा ना, अब ये जीवाणु खाना में चला जाएगा, और जीवाणु खाना में चला जाएगा तो हल्का फुल्का जो जीवाणु होगा उसको नष्ट कौन करेगा? इसका काम क्या होता है? जीवाणु नष्ट करना। तो वो भी भोजन करता है, तो वो भी कहाँ पर? मुंह में ही इसको नष्ट करता है लार के द्वारा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अब ये इसका काम हो गया। अब ध्यान रखिए, उसके बाद आता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। अब टाइलिन और डायस्टेज, ये दोनों का काम एक ही होता है, टाइलिन और डायस्टेज। ये भी जो है, ये भी ग्रंथि जो है, ये कहाँ से निकलता है? मुंह से ही निकलता है। एक होता है लाइसोजाइम हो गया एंजाइम, टाइलिन एंजाइम हो गया, डायस्टेज एंजाइम हो गया। अब देखिए और एक होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। आपको म्यूकस बारे पढ़ा दिए थे, याद है म्यूकस के बारे? श्वसन तंत्र में म्यूकस के बारे पढ़ाए थे, याद है? म्यूकस का काम क्या होता है? इसको जानता है? चिपचिपा बनाता है। कोई भी कोई भी भोजन होता है उसको चिपचिपा बना देना, ताकि क्या होगा कि अगर यदि आप ग्रास नली में घुस रहा है तो ग्रास नली में एक ही बार दड़दड़ा के ना घुसे, उसके लिए क्या होता है? चिपचिपा बनाता है ताकि वो आराम से घुस सके। नहीं तो अगर पूरा स्पीड यदि वो घुसे, आप देखिए वो लिबलिबिड नहीं होगा, मतलब उसको यदि गिला नहीं कर देगा, उसको यदि उसको चिपचिपा नहीं बना देगा तो वो सीधा एक एक दाना नीचे घुस जाएगा। एक एक दाना नीचे जब घुसेगा तो कोई स्पीड में खाएगा तो उसमें क्या होता है कि जब अचानक देखिएगा पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो पेट दर्द जब स्टार्ट हो जाता है, पेट किसको बोलते हैं? आमाशय को बोलते हैं। ये पेट दिखता है, ये पेट नहीं है, ये पेट नहीं है, आमाशय को पेट बोला जाता है। किसको? आमाशय को। और वो आमाशय दर्द करना स्टार्ट हो जाता है, जो अचानक फटाफट खाता है, कहीं जाने का रहता है तो देखिएगा वो बिना म्यूकस ग्रंथि वहाँ बिना लटपटाए हुआ नीचे गिर जाता है, तो दर्द स्टार्ट हो जाता है कि मेरा पेट दर्द दे रहा है, बहुत कोई खा के तुरंत चल भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्यों? तो होता है ना कि आमाशय में चोट पहुंचता है, तब पेट दर्द स्टार्ट होता है। हम बोलते हैं ये पेट है, ये पेट नहीं है, आमाशय हम लोग का पेट है। ये जो दिखता है ये उदर है, उदर क्या बोलते हैं उसको? नहीं, ये उदर में कैसे पेट बोलेंगे हम? नहीं, ये पेट नहीं है, पेट हम लोग का आमाशय होता है, आमाशय में पेट है। ये चर्बी वाला पेट, ये चर्बी वाला उदर है। क्या बोलते हैं इसमें? केवल इसमें क्या बोलते हैं? उदर है, इसमें केवल दिखावट भरा हुआ है। ये सेफ्टी है। हाँ, अब देखिए, अब उदर के अंदर में क्या है? छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत, बड़ी आंत। अब छोटी आंत, बड़ी आंत के जगह पेट रहेगा, पेट तो उसके ऊपर में। हाँ सर। नहीं ना, तो छोटी आंत बड़ी आंत को कवर किया है कौन? उदर। अब ना समझे। अब देखिए, तो यहाँ देखिए टाइलिन और डायस्टेज, इसका काम क्या होता है? इसका जो काम होता है कि कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट जो भोजन होता है उसको किसमें कन्वर्ट करता है? स्टार्च में कन्वर्ट करता है। स्टार्च, तो स्टार्च में कन्वर्ट करता है। इसका हिंदी नाम होता है मंड। मंड होता है, क्या होता है? मंड, यानी उसको कन्वर्ट करता है स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, ये जो होता है दोनों का होता है, टाइलिन और डायस्टेज का, ये दोनों है। आप लोग केवल पढ़ते हैं टाइलिन के बारे में पढ़ते हैं, डायस्टेज हम लोग नहीं पढ़े। एक ही चीज है। हाँ, दोनों एक ही चीज है, दोनों कोई एक ही काम करता है, दोनों कोई एक ही, दोनों अलग अलग एंजाइम है लेकिन दोनों में एक ही तो काम करता है। ये भी काम करता है स्टार्च बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का, और इसमें भी जो काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च बनाने का। अब म्यूकस ग्रंथि का काम क्या होता है कि कोई भी पदार्थ यदि हम खा रहे हैं तो उसको क्या कर देना? चिपचिपा बना देना, ताकि वो चिपचिपा बनेगा तो क्या होगा? जो भी खाना खाएगा वो एक बाय एक गिरते जाएगा। ठीक है, और जब एक बाय एक गिरते जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्मानुकोचन। क्या बोलेंगे उसको? कर्मानुकोचन। वो धीरे धीरे घुसेगा, ऐसा नहीं तो उसको यदि अचानक आप खा रहे हैं, अचानक खाइएगा ना तो भी घुसता है उसे ही, लेकिन थोड़ा स्पीड घुसता है क्योंकि कर्मानुकोचन की मात्रा अधिक हो जाता है। ठीक है, और जब कर्मानुकोचन की मात्रा अधिक हो जाता है तो वो दर्द स्टार्ट हो जाता है। बात समझ रहे ना? तो म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस देखिए, म्यूकस नाक में भी काम आता है। तो पढ़े थे कि जब हम श्वसन तंत्र पढ़ा रहे थे तो म्यूकस ग्रंथि का नाक में भी काम आता था, पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? अब जो है
ये जो है खाना को चिपचिपा बनाने में भी मदद करता है कौन? म्यूकस। न्यूक्लियस। लार में तो भोजन को तो चिपचिपा बना ही देता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको लार में तो उसको पगल ही देता है, लेकिन उसको जो चिपचिपा बना देता है उसको किसमें बना देता है? म्यूकस ग्रंथि से। ठीक है, और यही म्यूकस ग्रंथि जो होता है नाक में होता है, जो क्या होता है कोई भी जो गंदा धूलकण जो होता है, छोटा से छोटा धूलकण जिसको हम लोग अंदर नहीं घुसने देता है, तो किसकी वजह से? म्यूकस ग्रंथि की वजह से। उसमें क्या होता है कि जो भी छोटा से छोटा कण देखो, बड़ा बड़ा कण रहेगा तो नाक में जो होता है ना बाल, उसको देखो वो रुका जाता है, लेकिन छोटा से छोटा कण जो होता है जिसको हम लोग नहीं रोक पाते हैं, वो म्यूकस ग्रंथि रोकती है। क्यों रोकती है? क्योंकि देखिएगा उसको जाम करके वहां पर चिपचिपा पानी निकलता है नाक के नासा कपाट में, और वहां पर क्या होता है कि वहां पर देखिएगा वहां पर आपको चिपचिपा चिपचिपा हाथ में करके छूते हैं तो वो चिपचिपा दिखाई देता है, लगता है हाथ में, होता है कि नहीं होता है? तो वही होता है म्यूकस ग्रंथि। आप ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ आएगा टाइलिंग का काम क्या है, डायस्टेज का काम क्या है, लाइसोजाइम का काम क्या है, और म्यूकस का काम क्या है। लाइसोजाइम का समझा क्या ना, जीवाणुनाशी है ना। लाइसोजाइम का काम क्या है? जीवाणुनाशी। ये सारा कहाँ से निकलता है? मुख गुहा से। कहाँ से निकलता है? मुख गुहा से। समझा क्या ना? यस सर। चलिए, तो ये सब आपको था, सबको दिमाग में बैठा के रखना है। अब देखिए लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मुख का काम हुआ, केवल मुंह का। अब देखिए मुंह के बाद वो कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, याद रखिएगा। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। बार बार हम बोल रहे हैं, बोलेगा शरीर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो भोजन का पाचन नहीं होता है? बोलेगा कि ग्रास नली। डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ग्रास नली। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग ग्रास नली के बारे में पढ़ते हैं। ग्रास नली को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्टियोफेगस। मिलेंगे इसको उधर रहे क्या? लिख लिए सर। ऑस्टियोफेगस स्पेलिंग लिखिएगा। ऑस्टियोफेगस का स्पेलिंग होता है ओ, ऑस्टियोफेगस बोले ना, OESO, ऑस्टियोफेगस। ऑस्टियोफेगस, ठीक है, यूएस में। ये तो सर आपका यहाँ भी था, क्या बोलते हैं, श्वसन। वो तो उसमें तो ग्रस नहीं था ना, ग्रस नली मतलब कब यहाँ पर हो गया ग्रस नली, वहाँ पर था ग्रस नली। नहीं वो नहीं बोल, ये जो अभी लिखी वो लैरिंग्स फेरिंग्स था वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर इंग्लिश में वो बोला जाता है, यहाँ पर इंग्लिश में ऑस्टियोफेगस बोला जाता है। किसको? ग्रास नली। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं ना।